हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड यहाँ पर दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है unacademy.com@kinjal_चौधरी एंड इसके ऊपर मेरा टेलीग्राम चैनल है unacademy_kinjal, जहाँ पर आप मुझसे ज़रूर जुड़ें क्योंकि आने वाले दिनों में इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स की प्रीवियस 1 ईयर करंट अफेयर्स की क्लास अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास पर होने वाली है। तो यहाँ पर जुड़ें एंड इसका नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा इस टेलीग्राम चैनल पर, तो जल्दी से जुड़ें एंड फॉलो करें। तो दोस्तों आज की जो क्लास है, आज जो क्लास में हम कवर करेंगे वो एसेंशियली इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस आधे हमने किए हैं, आधे बाकी हैं, तो उनको कवर करेंगे। तो इससे पहले आगे बढ़े कुछ बातें बता दूं तो अनअकैडमी में अगर आप देखें तो आप लोन भी अवेल कर सकते हैं एंड लोन की डिस्क्रिप्शन लिंक पे देखिए, आपको वहाँ पे एक फॉर्म मिल जाएगी जिसको फिल करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। इसके सिवा प्लस और आइकनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, इनके कॉस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अवेलेबल है, तो ज़रूर इसको ज्वाइन करें। एंड साथ ही साथ आप देखें तो ऑप्शनल एंड जीएस की कॉम्बो पैकेजेस भी हैं KC10 कोड का इस्तेमाल जिसमें आप कर सकते हैं। 28 अप्रैल से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो यही वक्त सबसे अप्रोप्रिएट है, फ्री टेस्ट सीरीज़ है, ज़रूर जुड़ें। एंड साथ साथ अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे हो रही है, तो इंडिया की लार्जेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके साथ आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और हमारा हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ये क्लास ड्यू टू सम रीजंस लाइव नहीं हो पा रही है, इसको हमें रिकॉर्डेड वर्जन में आपको देखना पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ मेडिकल कारण है जिस वजह से, रादर क्या मेडिकल कारण, वैक्सीनेशन की वजह से मेरी सुबह की स्लॉट है, तो इस वजह से जब आप ये क्लास देख रहे हैं तो हो सकता है शायद मैं तब वैक्सीन ले रहा होऊंगा, अगर टाइम पे उस जगह पे सेंटर पे वैक्सीन अवेलेबल होगी तो इस वजह से दोस्तों आज ये क्लास रिकॉर्डेड है, संडे को बैठ के मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है क्योंकि भाई शो मस्ट गो ऑन, टाइम पे ये सिलेबस ख़त्म करनी है। एंड आज की कह सकते हैं थर्ड लास्ट क्लास है, उसके बाद इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने कहाँ तक देखा था, अब तक 1989 तक इन्वायरमेंट के फील्ड में क्या क्या कन्वेंशंस आ चुके हैं ये सब हमने कवर कर लिया था। एंड नंबर 2, हमने थोड़ा सा टाइम को जंप करके जितने भी इन्वायरमेंट के डंप करने वाले पोल्यूशन हैं, कमेंट में बताइए कौन कौन से हैं वो डंप करने वाले पोल्यूशन जो डंपिंग करते हैं, क्या क्या है वो। रोटरडैम कन्वेंशन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, हांगकांग कन्वेंशन, तो पोल्यूशन वाले जितने भी इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस थे हमने वो भी देखे थे। तो ये सब देखा था ना, याद है? चलिए तो आज कहानी आगे बढ़ेगी, आज कहानी 89 के आगे बढ़ेगी। 90s मोस्ट लाइकली आप लोगों का जन्म उसी वक्त पे हुआ होगा, तो उसी डिकेड की बात अब शुरू हो रही है, आप लोगों ने आंखें खोली हैं। तो देखिए 90s में क्या हो रहा है, देखिए। तो सबसे पहले तो कहानी होती है 1992। 1992 एक बहुत ही आप कह सकते हैं वाटरशेड ईयर है, मतलब इन्वायरमेंट की फील्ड में आज की वक्त जो चल रही है उसमें जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो रियल सेंस में हम लोगों ने 1992 में ही देखा है, ओवरसी किया है। फ्यूचर अगर देखा है तो 1992 से ही हमने अंदाजा लगाना शुरू किया था। तो 1992 में इन्वायरमेंटलिस्ट के दिमाग में आती है दो बात। पहला तो ये आता है उनके मन में सवाल कि भाई 21वीं सदी आने वाली है, और जब ये 21वीं सदी आ रही है तो दुनिया के सामने कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या चैलेंजेस आएंगे। तो ये 21वीं सदी की इस प्रॉब्लम के बारे में ओवरसी करते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं दुनिया के सामने आने वाले दिन में 3 मेजर समस्या आने वाली है। पहली समस्या तो है डेजर्टिफिकेशन की, यानी कि आने वाले दिनों में, देखिए ये वक्त है पॉपुलेशन बॉम्ब का, सब कहते थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने वाली है, जो कि सच बात भी है। अफ्रीका की पॉपुलेशन देखें तो आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ रही है, उन दिनों में तो एशिया की भी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी, स्पेशली साउथ एशिया की। ईस्ट एशिया ने फिर भी कंट्रोल पा लिया था। तो पॉपुलेशन बॉम्ब का वक्त है, तो लोग कह रहे हैं कि भैया आने वाले दिनों में दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर बढ़ जाएगी तो उन्हें खाना कैसे खिलाओगे? खाना खिलाना तो एग्रीकल्चर को मजबूत करना है, पर एग्रीकल्चर हवा में तो होती नहीं है। खेती करने के लिए जमीन में उर्वर क्षमता होनी चाहिए खेती के अनुसार, तभी तो खेती करोगे। तो इसलिए सबसे पहला समस्या जो ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं वो है डेजर्टिफिकेशन, यानी लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। अब खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी तो लोगों को खाना नहीं मिलेगा। दूसरी समस्या जो इनको लगती है आने वाले दिनों में है, वो अगर आप देखो तो है बायोडाइवर्सिटी लॉस। बहुत तेजी से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी
कम होती जा रही है, स्पीशीज एक्सटिंक्शन के कगार पे आ रहे हैं, और इंसान को पता चलने लगा है कि एक 6th स्टेज ऑफ मास एक्सटिंक्शन शुरू हो गया है, जिसे एंथ्रोपोजेनिक मास एक्सटिंक्शन भी कहना वाले थे आने वाले दिनों में, इसी को कहने वाले थे हम। तो ये भी पता चल गया था। और तीसरी समस्या, बिल्कुल ओजोन डिप्लीशन की समस्या से बस सोल्यूशन की ओर बढ़ना शुरू ही किए थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह आया ही था कि दुनिया के सामने नई चैलेंज आ जाती है। क्या? जो आज के टाइम में सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे सामने, वो है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाली क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की समस्या, तो ये 3 समस्या इंसान के सामने आती है, और इन समस्याओं पे चर्चा होती है अर्थ समिट में। तो यहां पे आप देख सकते हैं, तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसी को अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, जिसी को रियो डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। कब होती है ये? 1992 में। नेक्स्ट, इसी में आप देखें, याद रखिएगा, बहुत वाटरशेड इवेंट है 1992। तो इसी में फोकस क्या था कि भाई ये सारी समस्याएं हैं एनवायरनमेंट को लेके, और कैसे कंजर्व किया जाए, और कैसे इसके बाद डेवलपमेंट भी होनी है, तो कैसे बैलेंस किया जाए। तो ये चर्चा होती है, ये एक वाटरशेड इवेंट है। जैसे 1972 आप अगर देखें तो वो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, पहली बार एनवायरमेंटल वैल्यूज, एनवायरमेंटलिज्म का कंसेप्ट उभर के आया था, तो 1972 थी। तो कुछ वैसा ही 1992 भी है, तो याद रखिएगा। तो 1992 में ये अर्थ समिट होती है, जिसको कहते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, या फिर रियो समिट, क्योंकि रियो में होती है तो रियो समिट भी कहते हैं। और रियो समिट में आप देखो तो कुछ डिक्लेरेशंस होते हैं, दुनिया कुछ ऑब्जेक्टिव्स लाती है, और 3 अग्रीमेंट ओपन होते हैं साइन करने के लिए। दुनिया के सामने 3 अग्रीमेंट्स आते हैं जिन पर अब साइन होने वाली है। कौन कौन से वो अग्रीमेंट हैं? पहला अग्रीमेंट है डेजर्टिफिकेशन की समस्या। डेजर्टिफिकेशन की समस्या, तो उसके लिए क्या आती है? यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। दूसरा मैंने क्या कहा था? बायोडाइवर्सिटी लॉस, एक्सटिंक्शन हो रही है, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और तीसरी क्या? क्लाइमेट चेंज, तो उसके लिए क्या आती है? यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये 3 समस्याओं पर चर्चा होती है, और निष्कर्ष क्या निकलता है? 3 अग्रीमेंट्स दुनिया के सामने आ जाते हैं। ठीक है, इसी रियो समिट से आप देखो तो 2 इंपॉर्टेंट आउटकम इन 3 अग्रीमेंट्स के सिवा भी आती है। पहला है एजेंडा 21 डॉक्यूमेंट, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है। क्या है ये एजेंडा 21 डॉक्यूमेंट? तो 1992 में ही इस रियो समिट से ही निकलता है। तो 21वीं सदी आने वाली है, 1992 का वक्त चल रहा है, 8 साल में 21वीं सदी शुरू होगी। तो 1992 में रियो अर्थ समिट में एजेंडा 21 डॉक्यूमेंट निकलती है, जो कहती है कि 21वीं सदी में क्या क्या समस्याएं इंसान को देखनी पड़ सकती हैं, क्या क्या इन समस्याओं को बस विजुअलाइज किया जाता है, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, और इन समस्याओं का क्या क्या निदान निकालना होगा। तो ये अगर आप देखें तो ये एजेंडा 21 डॉक्यूमेंट कहलाता है, एंड ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए होती है। तो रियो अर्थ समिट से ही ये निकलती है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें 21वीं सदी में, इन चैलेंजेस के होने के बावजूद कैसे डेवलपमेंट के राह पर अग्रसर हो सकें। दूसरा निकलता है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स अगर आप देखें तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, कैसे जंगलों को बचाया जाए, सस्टेनेबली डेवलप किया जाए, तो उसके लिए फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी इसी से निकलता है। तो याद रखिएगा, दोनों के दोनों नॉन बाइंडिंग है, दोनों में से कुछ भी बाइंडिंग नहीं होता। आइए अब हम देखेंगे इस रियो डिक्लेरेशन से निकली सबसे पहली यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आज के वक्त में हमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है। तो सबसे पहला देखिए तो UNFCCC में 1992 में साथ साथ अर्थ समिट के ही ओपन होती है साइन करने के लिए कंट्रीज में, तो अग्रीमेंट्स ओपन हो जाते हैं फॉर सिग्नेचर। तो उनमें से एक UNFCCC। तो क्या पर्पस है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को कैसे लड़ें, क्लाइमेट चेंज को कैसे कॉम्बैट करें। तो जाहिर सी बात है, ग्रीन हाउस गैसेज ही तो रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो क्या करोगे आप? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करोगे, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ पाओगे। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने का इसका ऑब्जेक्टिव होता है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो एक एनवायरमेंटल ट्रीटी प्रोड्यूस होती कहां पे होती है? अर्थ समिट की ही आउटकम
होती है। यूएनएफसीसीसी का सेक्रेटेरिएट बॉन जर्मनी में हो जाता है और यूएनएफसीसीसी ऑन इट्स ओन इज लीगली नॉन बाइंडिंग, पर इसके आधार पे जो फर्दर प्रोटोकॉल्स आए हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, जैसे पेरिस अग्रीमेंट, वो सब क्या है, लीगली बाइंडिंग। तो यूएनएफसीसीसी ऑन इट्स ओन वाज लीगली नॉन बाइंडिंग। तो इसका सेक्रेटेरिएट कहां पे है यूएनएफसीसीसी का, बॉन जर्मनी में, और इसी से निकलता है क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस अग्रीमेंट। अब क्या है क्योटो प्रोटोकॉल, क्या है पेरिस अग्रीमेंट, तो आइए थोड़े से टाइम स्केल को हम जंप करते हैं 3-4 साल। तो याद रखिएगा, कोई भी अग्रीमेंट होती है तो उसके मेंबर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पार्टीज। ये सारे पार्टी आके बैठते हैं तो क्या कहते हैं उसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कॉप, उसी को कहते हैं कॉप। पहली बैठक हुई कॉप की तो कॉप 1, दूसरी बैठक हुई तो कॉप 2, तीसरी बैठक हुई तो कॉप 3। किसकी बैठक है, यूएनएफसीसीसी की कॉप हो सकती है, यूएनसीसीडी की कॉप हो सकती है ना। वैसे ही आप देखो तो दुनिया भर के अग्रीमेंट से किसी की भी कॉप हो सकती है, सीबीडी की कॉप हो सकती है। तो यूएनएफसीसीसी की तीसरी बैठक होती है 1997 में, 1992 में इसका निर्माण होता है और तीसरी बैठक होती है 1997 में, यानी कि कॉप 3, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की तीसरी बैठक। तो यहां तक आते आते ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं। इन रूल्स को क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहां है, जापान में। तो क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल यूएनएफसीसीसी के अंदर ही नेगोशिएट होती है और 1997 में पहली बार ओपन होती है अग्रीमेंट के लिए, और 2005 टारगेट रखा जाता है जब से ये एनफोर्स हो जाएगी। तो क्योटो प्रोटोकॉल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होती है सीबीडीआर, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसी को कहते हैं सीबीडीआर। क्या है ये सीबीडीआर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये कहती है कि भाई जो भारत जैसे देश हैं, या फिर जो मालदीव्स है, मालदीव्स, भारत, श्रीलंका, ये सारे देश हैं, बांग्लादेश, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्या एटमॉस्फेयर में आज जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, क्या उसके पीछे हम जिम्मेदार हैं? ये ग्रीन हाउस गैसेस कहां से आए एट द फर्स्ट प्लेस? तो ये इसीलिए आए क्योंकि भाई कोई अमीर देश था लाइक यूके, लाइक यूएसए, ये लोग थर्मल पावर प्लांट बनाए जिसमें कोयला खूब सारा इन लोगों ने जलाया, और ये कोल के बर्निंग से क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैस CO2, कार्बन CO2 में बना और एटमॉस्फेयर में गया और एटमॉस्फेयर में CO2 की तादाद बढ़ गई। तो आज जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये अमीर देश हैं। यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी ज्यादा है, इनकी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली इन लोगों ने बहुत एमिशन किया है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल हैं ये लोग। ये अमीर देश हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल हैं, तो डेवलप्ड कंट्री जिम्मेदार हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल में डेवलप्ड कंट्री ने ये बात मानी कि भाई हम जिम्मेदार ज्यादा हैं, आप भी जिम्मेदार हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, पर हम ज्यादा है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन डिफरेंशिएशन है। अमीर गरीब में अमीर ज्यादा जिम्मेदार है, गरीब नहीं है, कम जिम्मेदार है। तो ये सीबीडीआर थी। तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए दुनिया को 2 भाग में बांटा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। एक कंट्रीज कहलाते हैं एनेक्जर 1, एनेक्जर यानी लिस्ट, एनेक्जर 1 पार्टीज, और बाकी के कंट्री कहलाते हैं नॉन एनेक्जर 1 पार्टीज। तो ये जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हो, ये क्या है, एनेक्जर 1 पार्टीज हैं, और जो अनकलर्ड हैं ये सब क्या है, नॉन एनेक्जर पार्टीज हैं। तो एनेक्जर 1 पार्टीज वो होते हैं जो कि एनेक्जर 1 पार्टीज को फर्दर 2 भाग में तोड़ देते हैं। एक वो एनेक्जर पार्टीज, एनेक्जर 1 पार्टीज लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड, इसको बाद में थोड़ा और मैप में हल्का चेंज भी आएगा, अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर्पस है बस आपको ओवरव्यू मिल जाए, ब्रॉडली आप समझ जाएं। आपसे अब ये बात पुरानी हो चुकी है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, तो अभी बस जानिए। तो एनेक्जर 1 पार्टीज अगेन 2 भाग में तोड़े जाते हैं। एक वो जो कि यूएस, वेस्टर्न यूरोप, पैसे वाले एनेक्जर 1 पार्टीज, इनको बनाया जाता है, ये कंट्रीज अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन आने वाले दिनों में रिड्यूस करेंगे, यानी इनका ग्रीन हाउस गैस एमिशन का कर्व आने वाले दिनों में अब कम होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं?
दूसरे होते हैं नॉन एनेक्सर वन पार्टीज। ये वो एनेक्सर वन पार्टीज के दूसरे, ये ईस्टर्न यूरोप, रशिया वाले, ये सारे देश जितने भी सोवियत यूनियन से जो निकले हुए हैं, ये वो कंट्रीज बनते हैं जो कहते हैं ठीक है आने वाले दिनों में हम अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन अब और नहीं बढ़ने देंगे, कैप कर देंगे। इसको क्या कहते हैं? कैप। आने वाले दिनों में कैप कर देंगे और कोशिश करेंगे इतनी ही रहे, और उसके बाद कुछ दिनों में कम कर देंगे। और बाकी अफ्रीका के कंट्रीज, इंडिया, चाइना, ये सब क्या कहलाते हैं? नॉन एनेक्सर वन पार्टीज। ये क्या है? कहते हैं कि ना तो ये कैप करेंगे ना ही ये कम करेंगे, क्योंकि इनके यहां तो अभी डेवलपमेंट आ ही रही है। ठीक है, तो ये जब आप समझ गए हैं एनेक्सर वन कंट्री क्या है, नॉन एनेक्सर वन कंट्री क्या है, तो आइए अब कैसे क्योटो प्रोटोकॉल कहती है कि आप आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज से लड़ोगे, यानी क्या करोगे? एसेंशियली ग्रीन हाउस गैस कम करोगे। यही तो तरीका है ना, और तो कुछ तरीका नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कम करने का क्या स्कीम लेके आए ये लोग? तो पहला स्कीम लेके आए, नंबर 1, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो इनका कहना था कि भाई देखो, अब अगर CO2 निकल रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, CO2 एटमॉस्फेयर पहुंच रहा है, अब इंडिया से CO2 पहुंचे या यूएस से पहुंचे, कोई अलग तो नहीं है। या फिर CO2 काटा जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो इंडिया का CO2 कम हो या यूएस का CO2 कम हो, कोई अंतर तो नहीं है। एटमॉस्फेयर क्या है? ग्लोबल कॉमन है। दुनिया बराबर गर्म होगी, इंडिया के लिए भी यूएस के लिए भी। ठीक है, IPCC की रिपोर्ट है, थोड़ा अंतर है कि भाई ट्रॉपिकल कंट्रीज ज्यादा गर्म होंगे, टेम्परेट कंट्रीज में कम असर होगा, उनको फायदा होगा, अभी उसको छोड़ दीजिए, बट ग्लोबल कॉमन है। एनवायरमेंट गर्म होगी, एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो सभी के लिए गर्म होगा। तो इंडिया में कम किया जाए CO2 या यूएस में किया जाए, बात तो बराबर है, फायदा दुनिया को मिलना है। तो आई होप, मैं पीछे ही रहता हूं, बेकार में स्क्रीन के सामने आऊंगा तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, है ना? तो यहीं से देखिए। तो अब देखिए, तो पहला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो ये क्या बोलती है? ये कहती है कि जो बड़े देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, है ना, यूएस जैसे, जर्मनी जैसे, ये लोग क्या करेंगे? अब इन्होंने क्या कहा है? एनेक्सर वन कंट्रीज में इन लोगों ने क्या कहा है? हम आने वाले दिनों में या तो अपनी CO2 के लिमिट्स को कैप करेंगे, ये ग्रे वाले, या ब्लैक वाले, यहां पे जो ब्लैक वाले, ये क्या करेंगे? ये कैप करेंगे। ये कैप करके अब रिड्यूस करेंगे। अब मान लो यूएस अपने देश में रिड्यूस नहीं कर पा रही, तो क्या कर सकती है? ये प्रोजेक्ट करवा सकती है इंडिया में। इंडिया में क्या हो इसके तहत? तो इंडिया में आप अगर देखो तो यूएस बोलेगी कि भाई चलो, हमारे यहां तो हम कुछ कारणवश रिड्यूस नहीं कर पा रहे, लेकिन इंडिया में एक थर्मल पावर प्लांट बनने वाला है, तो क्यों ना हम वहां पे, अब थर्मल पावर प्लांट बनेगी तो CO2 एटमॉस्फेयर में जाएगी, तो क्या करेंगे वो? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत इंडिया को पैसा दे देंगे और बोलेंगे कि तुम अपने देश में थर्मल पावर प्लांट ना लगाओ, उसके जगह तुम कुछ सोलर प्लांट लगवा दो, सोलर एनर्जी से हीट बना दो, तो इससे क्या होगा? CO2 एटमॉस्फेयर में कम जाएगी। तो ये किसका कंट्रीब्यूशन में काउंट होगा? तो यूएस, जो CO2 कम हुई वो किसके खाते में चली जाएगी? यूएस के खाते में। तो ये क्या हुआ तरीका? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। दूसरा होता है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। यूएस क्या बोले? इंडिया में नहीं, मान लो किसी दूसरे देश में जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो बोले कि भैया चलो जर्मनी में मैं प्रोजेक्ट डलवा देता हूं, कुछ ऐसा ही, जर्मनी में बहुत सारा सोलर प्लांट लग रहा है तो उसी में पैसे डलवा देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। तो दो तरीके थे, एक था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जिसमें एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट डेवलप्ड वर्ल्ड फंड करती डेवलपिंग कंट्री में, दूसरा होता जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, जो डेवलप्ड वर्ल्ड कहां करती? दूसरी डेवलप्ड वर्ल्ड में, एनेक्सर वन कंट्री दूसरे एनेक्सर वन में डाले, तो दैट इज जॉइंट एमिशन। और दूसरा था एमिशंस ट्रेडिंग। तो अब दुनिया के सामने एक लिमिट दे दिया गया है कि आपको इतना ही एमिट करना अलाउड है ना? तो यूएस के पास एक लिमिट है कि मान लो ये है 100 यूनिट ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, ये इतना ही CO2 निकाल सकता है। इसके बाद भी इसने लाख कोशिश की, एमिशन ट्रेडिंग भी, इसने जॉइंट इंप्लीमेंटेशन भी कर दिया, CDM भी कर दिया, उसके बावजूद 110 CO2 के यूनिट प्रोड्यूस किया, यानी कितना ज्यादा अपने लिमिट से? 10 ज्यादा। तो ये 10 CO2 इसको कम करना है, तो अब एक मार्केट बनाया जाए, यानी एक एक्सचेंज बनाया जाए
जिसमें मान लीजिए जर्मनी को कितना CO2 प्रोड्यूस करना था, मान लीजिए जर्मनी को 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे और इसने कितने प्रोड्यूस कर दिए 30 यूनिट, यानी 10 कम। तो जर्मनी क्या करेगी, वो इस एक्सचेंज में बोलेगी कि मैंने 10 यूनिट कम CO2 जनरेट किया है, तो मेरे पास 10 यूनिट अपने खाते का सरप्लस है। और यूएस क्या बोलेगी, मेरे पास भैया हमको तो खरीदना है, हमने तो ज्यादा जनरेट कर दिया। यूएस बोलेगी, तो यूएस बोलेगी भैया मुझे वो 10 यूनिट दे दो, और एक्सचेंज में क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट होगा। तो फैसिलिटेट होगा तो क्या होगा, डिमांड सप्लाई के अनुसार इस यूनिट के दाम तय कर दिए जाएंगे। जैसे स्टॉक मार्केट में कैसे होता है कि भाई मुझे टाटा का शेयर खरीदना है, किसी को टाटा का शेयर बेचना है, जिसको बेचना है वो बोलेगा 50 रुपया दूंगा, दूसरा बोलेगा 50 में नहीं मैं तो 60 लूंगा, तो 60 में दो, बोलेगा चलो 55 में मान जाते हैं। तो कुछ वैसा ही होगा जर्मनी और यूएस के बीच में। तो ये क्या हुआ, तो ये वाला जो मैकेनिज्म है इसी को कहते हैं एमिशन ट्रेडिंग। तो कैप करो और ट्रेड करो जो भी सरप्लस हो जाता है। तो ये 3 टूल पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल से बन के आए, तो ये आपको जानना है। ये प्रोटोकॉल किस पर अप्लाई हुई, ग्रीन हाउस गैसेस पे, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक मीथेन, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, लाइक सल्फर हेक्साफ्लोराइड, लाइक HFC परफ्लोरोकार्बन, जो आपको ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इस क्योटो प्रोटोकॉल के 2 कमिटमेंट पीरियड होने थे। पहला होना था 2008 से लेके 2012 तक, है ना। तो 2008 से 2012 तक जब शुरू हुआ तो दुनिया को समझ आ गया कि भैया ये स्ट्रिंजेंट नॉर्म हमारे यहां तो नहीं होने वाला, अरे कि ये स्ट्रिंजेंट तरीके हमारे यहाँ तो नहीं होने वाले। तो दुनिया समझने लग गई, डेवलप्ड वर्ल्ड, कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज्यादा इससे नुकसान हो जाएगा। तो कंट्रीज निकलना शुरू करने लगे क्योटो प्रोटोकॉल से। तो कुछ दिनों में कुछ कंट्रीज निकले, कनाडा भी निकली और बाकी देश भी कुछ दिनों में निकल जाते हैं। फिर कॉप की मीटिंग होती है, क्योटो प्रोटोकॉल की ही कॉप की, दोहा में 2012 में। और उसके बाद सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है क्योटो प्रोटोकॉल का 2013 से 2020 तक, जब तक ये बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड बन चुकी थी, काफी ज्यादा इसको डाइल्यूट ऑलरेडी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये थी कहानी दोस्तों किसकी, क्योटो प्रोटोकॉल की। तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, लोगों को सबसे कम समझ आती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया और ये याद भी हो जाएगी। चलिए, UNFCCC से ही और एक अग्रीमेंट निकल के आती है 2015 में, ये आप लोगों को होश होगा। 2015 में क्या नाम है, पेरिस अग्रीमेंट। तो पेरिस अग्रीमेंट अगर आप देखें तो किसके लिए थी, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए थी। क्या था, 2020 से एनफोर्स हो जाएगी। तो ये लीगली बाइंडिंग पेरिस अग्रीमेंट अगर आप देखो तो नहीं हो पाई है, ये कुछ ग्रे है, बाइंडिंग लीगली बाइंडिंग में कुछ ग्रे है। तो पूछा जाए लीगली बाइंडिंग है या नहीं, तो लिखिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगर आप देखें इसकी उद्देश्य क्या है, कि भाई जो अर्थ की टेम्परेचर है वो इस सेंचुरी के खत्म होने तक, यानी 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल एरा, जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुई है, तब जो अर्थ की टेम्परेचर मान लीजिए x डिग्री थी, तो 2100 तक कितनी टेम्परेचर हो अर्थ की, x+2 या उससे कम। बेहतर होगा कि वो लेस देन x+1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो यही एफर्ट परस्यू करना है किसने, पेरिस अग्रीमेंट का उद्देश्य है। तो हर कंट्री ने क्या किया, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। हम खुद से तय करेंगे हम कितना इस नोबल कॉज में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली क्या किया है, यूएस ने वापस से अग्री ज्वाइन कर लिया है। तो क्या करना है आपको, मेरा एक करंट का वीडियो आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वीडियो, जो अभी रिसेंट समिट हुआ है, क्लाइमेट समिट हुआ है यूएस में, तो जाइएगा उसको देखिएगा, मैंने करंट में कवर कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो इंडियन एनडीसी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया ने क्या कहा है कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की जो एमिशन इंटेंसिटी है वो 1/3 या उससे ज्यादा से कम कर देंगे 2030 तक। क्या हुआ एमिशन इंटेंसिटी का मतलब, एमिशन इंटेंसिटी मतलब दोस्तों, तो एमिशन इंटेंसिटी अगर मैं कहूं, तो एमिशन इंटेंसिटी आप अगर देखें तो कुछ ऐसे समझिए
मान लीजिए 2005 में मेरी इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन था 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपए बनाने के लिए मेरी इकोनॉमी मान लीजिए 100 यूनिट CO2 जनरेट करती थी। यानी 1 रुपया कितने CO2 से बनता था? 1 CO2 के यूनिट से। यही कहानी है। अब वक्त आया 2030, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, मेरी इकोनॉमी अब हो गई 4 गुना ज्यादा। तो अब मैं कितना जनरेट कर रहा हूं CO2? 400 रुपए बना रहा हूं। तो अगर पुराने दर से मुझे CO2 जनरेट करना चाहिए था तो मुझे 400 यूनिट CO2 जनरेट करने थे। लेकिन मैंने क्या कहा है, मेरी एमिशन इंटेंसिटी आप अगर देखो तो वो 2/3 से कम हो जानी चाहिए, यानी कुछ 33% से कम हो जानी चाहिए, 1/3 से कम हो जानी चाहिए। यानी कितना CO2 अब मुझे जनरेट करना चाहिए? कुछ इतना, तो 266.66 यूनिट CO2 जनरेट करके मैं 400 रुपए अब बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी इकोनॉमी क्या हो गई है, उसकी एमिशन इंटेंसिटी मजबूत हो गई है, अच्छी हो गई है। तो यही है, जब मैं कहता हूं ना एमिशन इंटेंसिटी 1/3 से कम करना है, इसका मतलब क्या है कि अब 400 रुपए बनाने के लिए 400 यूनिट CO2 ना जनरेट करूं, बल्कि 266.66 यूनिट ही जनरेट करूं CO2। तो यही कहना चाह रहे हैं। तो इंडिया ने सबसे पहले क्या कहा है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी 33 to 35% से कम कर देंगे 2030 तक फ्रॉम 2005 लेवल्स। तो ये पहला है। दूसरा, बाय 2030 हमने प्रॉमिस किया है कि 40% ऑफ एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी, है ना, नॉन फॉसिल फ्यूल से। यानी हाइड्रो प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, जियोथर्मल, जितने भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो फॉसिल फ्यूल, कोल या पेट्रोल पे रिलाई ना करें। और तीसरा हमने क्या कहा है कि हम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करेंगे 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट कार्बन सिंक, इतना जनरेट करेंगे कि जो एटमॉस्फेयर में CO2 जाता था वो पेड़ पौधे में रह जाए बाई 2.5 से 3 बिलियन टन बाई 2030। तो इसमें अगर आप देखें ना तो 1 और 2 ये जो प्रोमिसेस हैं, ये जो NDC हैं, ये कंडीशनल हैं। कंडीशनल का क्या मतलब? ये हम तब करेंगे जब इनमें स्टार मार्क करवा दिया है हमने। और ये क्या है तीसरा? दिस इज अनकंडीशनल। दिस इज अनकंडीशनल या नॉन कंडीशनल। तो ये कंडीशनल नहीं है, ये कुछ भी हो जाए इतना तो हम नंबर 3 करके ही रहेंगे। लेकिन 1 और 2 अगर हम देखें तो ये तब करेंगे जब फॉरेन कंट्रीज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, सब्जेक्ट टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। एंड नंबर 2, आप हमें पैसा दें, क्लाइमेट फाइनेंसिंग करें। तो ये 2 कंडीशन है, टेक्नोलॉजी दो, क्लाइमेट फाइनेंसिंग करो। ये 2 कर दोगे तो 1 और 2 हम कर देंगे, अदरवाइज 3 तो हम खुद से ही कहते हैं अपनी श्रद्धा से कर दिखाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ क्योटो प्रोटोकॉल, इसके साथ दोस्तों UNFCCC होती है खत्म। तो UNFCCC हो गया, समझ गए 1992 में क्या हुआ। फिर आती है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कब होती है ये? 1992 में होती है। तो इसमें अगर आप देखो तो 3 उद्देश्य होते हैं। पहला, आप अगर देखो कि भाई जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसकी क्या की जाए, कंजर्वेशन की जाए, है ना, उसको कंजर्व किया जाए। बायोडाइवर्सिटी को आने वाले दिनों में कंजर्व करें, एक्सटिंक्शन के कगार से मुक्त करें, एक्सटिंक्शन से बचाएं। नंबर 2, जो बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स हैं, क्या हुआ बायोडाइवर्सिटी का कंपोनेंट? बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, यही होता है ना, याद है इकोलॉजी कोर हमने पढ़ा था जब। तो बायोडाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट हैं, फिर वो चाहे बायोटिक हो फिर वो चाहे एबायोटिक हो, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए? सस्टेनेबली किया जाए। और तीसरा, जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं यानी बायोटिक रिसोर्सेज हैं, उनका क्या किया जाए? फेयर इस्तेमाल हो और उनके से जो बेनिफिट हो रहा है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। चलिए, तो ये क्या है, इनको अभी हम समझेंगे एक एक करके। तो CBD अगर आप देखें तो ये लीगली बाइंडिंग है। यूएस ने इसे साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है, याद रखिएगा। नंबर 2,
सीबीडी के तहत, जैसे यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट आई है, वैसे ही सीबीडी के अंदर भी 2 प्रोटोकॉल आ चुके हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल तो मैंने आपको कराया ही था जब मैं ये एनवायरमेंट से बचने के लिए, पॉल्यूशन से बचाने के लिए जो जो हमने ये प्रोटोकॉल्स किए थे एक साथ, यहां पे हमने कार्टाजेना प्रोटोकॉल देखा था। तो किसके लिए था? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको लेके जो भी ट्रांसफर हो रहा है तो बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस बनाए, और सबको मालूम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, अपने घर में, अपने देश में तुम कोई जीएमओ ला रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ला रहे हो, तो पता होना चाहिए कैसा तुम लेके आए, है ना। सबसे पहले तो यही था, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आया था? तो ये आया था कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, सीबीडी के अंदर। दूसरा आप देखो तो आया नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य है शेयरिंग दी बेनिफिट रिसोर्सेज फेयरली एंड इक्विटेबली एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो आइए नगोया प्रोटोकॉल क्या है इसको जल्दी से देखते हैं। तो नगोया प्रोटोकॉल अगर आप देखें तो 2010 में आता है। इसका उद्देश्य होता है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। कैसे कैसे? तो सीबीडी के अंदर है नगोया प्रोटोकॉल। क्या मतलब है इसका? ये जो अंग्रेजी में भाई ने बात कही है, बड़ा सिंपल सा बात कहना चाह रहा है। मान लीजिए ये एक जंगल है, इस जंगल में यहां पे एक सेटलमेंट है, ये कुछ गांव बस्ती है, आदिवासी बस्ती है जो यहां पर रहते हैं, ठीक है। अब इनका जो सेक्रेड ग्रुप्स है, सेक्रेड ग्रुप्स होता है, गोंड का है ना, वैसे ही हर ट्राइब्स का होता है। तो वैसे ही इनका जो सेक्रेड ग्रुप है उसमें एक विशेष प्रकार की नीम की प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। ये नीम का अगर काढ़ा पी लो, इस नीम से बना हुआ काढ़ा पी लो, तो मान लो कोविड की बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। अब सदियों से मेरे पूर्वज, मैं इसी आदिवासी बस्ती में रहता हूं, मेरे पूर्वजों ने इस नीम का संरक्षण किया है। और नीम के तो कई प्रजाति हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है नीम में, लेकिन इस प्रकार के नीम के जेनेटिक डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई किया है। और जब भी खांसी कफ होता था तो मैं इस नीम का काढ़ा, मेरे पूर्वज पीते थे, और हम लोग भी आज तक इसको प्रोटेक्ट करते आए हैं। ये बात जॉनसन एंड जॉनसन वालों को पता चल जाती है, किसी दवाई की कंपनी को पता चल जाती है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गांव में आते हैं और आके ये नीम चुरा के ले जाते हैं, और इसके बाद इस नीम का ये लोग काढ़ा वाढ़ा देखते हैं, इससे क्या हो रहा है, इसकी जेनेटिक स्टडी करते हैं, और जेनेटिक स्टडी करके दवाई बन जाती है ना। इससे मेडिसिन बन जाता है, और ये मेडिसिन मार्केट में बेचा जाता है, और ये कंपनी इसका पेटेंट भी ले लेती है। अब जब इस कंपनी ने ले लिया पेटेंट, मेडिसिन बेचना शुरू किया, तो इनके पास क्या आने लग गया? कंपनी के पास, ये XYZ कंपनी, इनके पास आने लग गया खूब सारा पैसा। तो अब ये पैसा आया, तो ये पैसा जो आ रहा है इसका सोर्स क्या है? वो तुलसी का पेड़ जो मेरे पुरखों ने आज तक बचा के रखी थी। तो क्या इसका बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए था? बिल्कुल मिलना चाहिए था। इन लोगों ने क्या की? तो चोरी की, चुपचाप आए, आके ले गए, मुझसे कंसल्ट तक नहीं किया, आज तक मैंने बचाया। तो यही कहती है नगोया प्रोटोकॉल। क्या कहती है? एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड उसका फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो बेनिफिट्स का। इनके साथ भी ये भी एक स्टेक होल्डर हैं। ये आपने बनाई दवाई, अच्छी बात है बनाई, लेकिन ये जो स्टेक होल्डर हैं, ये जो आदिवासी कम्युनिटी जो स्टेक होल्डर है, इनको भी इनका हक मिले, यही कहती है नगोया प्रोटोकॉल। इंडिया ने क्या किया है इसके लिए? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है, so that ऐसी चोरी ना हो। इस चोरी को क्या कहते हैं? यहां पर जो हुई, ये क्या थी? बायोपायरेसी। तो ऐसी बायोपायरेसी ना हो, इसके लिए क्या बनाया गया? एक डेटाबेस है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसके सिवा कौन सा एक एक्ट है, बताइएगा मुझे, कौन सा एक एक्ट है जो इन सब से डील
भी करता है। चलिए, तो ये क्या है दोस्तों, नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल तो ये सीबीडी के अंतर्गत साइन की जाती है। पर्पस क्या है, जेनेटिक रिसोर्सेज का फेयर यूजेज हो एंड इक्विटेबल शेयरिंग हो बेनिफिट्स की। तो ये किसके अंदर आती है, सीबीडी के ही अंदर आती है। सीबीडी के ही अंदर अगर आप देखें तो और एक चीज हुई थी, आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। तो आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स एडॉप्ट किए गए थे सीबीडी में। तो 2010 में होता है ये। 2010 में दुनिया के सामने बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए कुछ टारगेट्स रखे जाते हैं, जिनको हम कहते हैं, कहां, जापान में आईची में होता था, इनको कहते हैं आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। तो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये टारगेट्स अनफॉर्चुनेटली ढंग से अचीव नहीं हो पाए जो इनको अचीव करना था। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो हमने अब तक अर्थ समिट से निकला सीबीडी देख लिया, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज देख लिया। तीसरा है यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी जो जमीन की जो क्वालिटी खराब होती जा रही है, उर्वर क्षमता कम होती जा रही है, वो आने वाले दिनों में उसकी उर्वर क्षमता कम ना हो, इसके लिए क्या है, यूएनसीसीडी कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है। कहां पर साइन किया गया है, हेडक्वार्टर कहां पर है इसकी, बॉन जर्मनी में है। तो ये डायरेक्टली डेजर्टिफिकेशन की बात रियो समिट में जब एजेंडा 21 डॉक्यूमेंट अगर आप देखोगे उसमें भी साफ साफ बात की गई थी डेजर्टिफिकेशन की। तो डायरेक्टली उससे निकल के आने वाली ऐसी कन्वेंशन है। तो डायरेक्ट रिकमेंडेशन रियो एजेंडा 21 में जो था वही एज इट इज यूएनसीसीडी भी उसी से डायरेक्टली निकल रही है। क्या ये लीगली बाइंडिंग है, बिल्कुल है। कनाडा ने क्या किया है, विड्रॉ कर लिया है। एंड कॉप 14 2019 में इसकी न्यू दिल्ली में हुई थी, जिसके अंतर्गत न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन किया गया था, जिसमें लैंड क्या था उसका थीम, इन्वेस्टिंग इन लैंड एंड अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज, है ना, इन्वेस्टिंग इन लैंड एंड अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज। तो इस थीम के साथ आप देखोगे तो सीसीडी यूएनसीसीडी को साइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमने सारा देख ही लिया है। फिर आप अगर देखो तो रेड एंड रेड प्लस, तो ये 2005 में आता है। तो यूएन का ही है रेड, रेड प्लस यूएन का नहीं है, रेड प्लस नहीं है, लेकिन रेड अगर आप देखो तो यूएन का प्रोग्राम है जिसकी फुल फॉर्म क्या है रेड की, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो ये कहती है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके यहां फॉरेस्ट को संरक्षण दिया जाए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक ब्राजील, अफ्रीका, बहुत ज्यादा इनके यहाँ जंगल है और उस जंगल पे बहुत ज्यादा प्रेशर है माइनिंग को लेके, है ना, थर्मल पावर प्लांट्स भी बन रहे हैं, वहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। और उनको अगर पैसे नहीं दोगे तो वो क्या करेंगे, वो लोग ऑब्वियसली जंगल काट के, वहां पे डेवलपमेंट का अधिकार है उनका, तो वो क्या करेंगे, जंगल काटेंगे और माइनिंग करवा लेंगे। तो इसलिए डेवलप्ड वर्ल्ड क्या करती है, उनको पैसे देती है। तो यूएन का ही प्रोग्राम है रेड, ये यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ही अंदर नेगोशिएट की गई थी 2005 से, तो उसी का निष्कर्ष होता है यूएन रेड। तो रेड कौन कौन करवा रही है, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी यूएनईपी मिलके इनका कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है रेड। तो 2005 से नेगोशिएशन स्टार्ट होता है और 2008 में इसकी क्रिएशन होती है बाली एक्शन प्लान के तहत, है ना। तो ये याद रखिएगा। तो ये डेवलपिंग कंट्री साथ पार्टनर करती है उनके जंगलों को इंप्रूव करने के लिए। उसी में फर्दर यूएनएफसीसीसी क्या करती है, इसको फर्दर इंप्रूव करवाती है और निकल के आता है रेड प्लस। अब रेड प्लस याद रखिएगा ये यूएन का नहीं है, ठीक है। तो रेड प्लस अगर आप देखें तो ये वॉलेंटरी है, वॉलेंटरी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अप्रोच है। तो इसमें क्या किया जाता है, प्लस लग गया है, यानी रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन लाइक रेड, ये तो होगा ही होगा, है ना। डिफॉरेस्टेशन से एमिशंस को बचाया जाए और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रही है उससे जो एमिशंस हो रहे हैं उसको कम किया जाए, ये तो होगा ही होगा। इसके सिवा जो फॉरेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसकी भी इन्हांसमेंट की बात की गई है। जो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसको इंप्रूव किया जाए, यानी
सिर्फ नया जंगल में एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन से बचाया नहीं जाए, बल्कि जो जंगल है उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव की जाए, नया एफॉरेस्टेशन भी वहां पर हो। तो रेड प्लस गोज बियॉन्ड सिंपली डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इसका उद्देश्य है डेवलपिंग कंट्रीज को प्रमोट करना, इंसेंटिवाइज करना कि वो फॉरेस्ट जो हैं उनको कंजर्व करें, तो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स को कंजर्व करें और अपने जंगल को सस्टेनेबली मैनेज भी करें। तो ये क्या है, रेड प्लस में है। तो याद रखिएगा, आपको याद रखने लायक चीज क्या है कि ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम ऑफ FAO, UNDP, UNEP नहीं है, ये वॉलेंटरी प्रोग्राम है। ठीक है, फाइनली आपको तो बता ही दिया है, नगोया भी हो गया है। ठीक है, फिर क्या होता है 1992 में क्या हुआ था, रियो समिट। 20 साल बाद 2012 तो रियो +20 होती है, तो 20th एनिवर्सरी ऑफ रियो समिट मनाई जाती है 2012 में, और इसी को कहते हैं UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बढ़िया है, याद रखिएगा, सिंपल है ये भी। एंड फाइनली आपको बता ही दिया है, रिसेंट वाला कौन सा है, किगाली अमेंडमेंट। किसको लेके है, आपको बताया था, ओजोन लेयर डिप्लीशन कम करने को है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड किया जाता है ना इसमें। तो HFCs कहा जाता है, तो उसको रिड्यूस किया जाए। कब तक, तो हर कंट्री को अलग अलग टारगेट है। इंडिया, सऊदी अरेबिया, ये सब एक अलग ग्रुप में आते हैं, तो ग्रुप बना दिया गया है कंट्रीज को, और उसके आधार पे उनको टारगेट दिया जा रहा है कि तुम फलाना तारीख तक अपने HFCs को क्या कर दोगे, फेज आउट कर दोगे। किससे फेज आउट करोगे, लिखूं, अच्छा लिखा ही हुआ है तो आपको मालूम ही है, हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन। मैं सोचा था आपसे कमेंट में पूछूं। ठीक है, तो हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन से, और ये क्या है 2019 ऑनवर्ड्स आ चुकी है, एंड अब मेंबर कंट्रीज पर बाइंडिंग है। किसको अमेंड किया गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। लेकिन उद्देश्य क्या है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, कमेंट में आपको बताना है, किगाली अमेंडमेंट in Montreal statement 1, Kigali amendment number 1, it amends the Paris agreement। ठीक है, नंबर 2, पोस्ट किगाली अमेंडमेंट ozone depletion will drastically decrease। तो स्टेटमेंट 1 कहती है किगाली अमेंडमेंट पेरिस अग्रीमेंट को अमेंड की है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 2, पोस्ट किगाली अमेंडमेंट ओजोन डिप्लीशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगी। क्या ये ट्रू है। तो ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी neither 1 nor 2। है ना बढ़िया सवाल। कंसेप्ट के अंदर घुस गए तो अंदाजे मारोगे तो गलत करोगे। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो दोस्तों इसके साथ ग्लोबल एनवायरमेंटल जितने भी कन्वेंशंस हैं इंपॉर्टेंट वाले कवर हो जाते हैं। काफ़ी टाइमलाइन के साथ किया है, एक एक चीज़ समझा है, तो उम्मीद है आपको याद हो जाएगी। क्लास लंबी हो गई है मुझे मालूम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो एक साथ हमने कवर कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है, PDF आपके पास ऑलरेडी मैंने दे दिया है, जाके चैनल में देखिए। आपको चैनल का लिंक मैंने स्टार्टिंग में दे दिया है, तो उस चैनल में जाके देखिए, आपको मिल जाएगा। तो क्या कीजिएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड आपको जल्दी मैं उसी चैनल पे कंबाइंड नोट्स भी देने वाला हूँ। ये 1 से लेके 41 तक जो भी लेक्चर हमारी होगी। तो इसके बाद अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने वाले हैं, एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। तो क्या करेंगे आप लोग, जल्दी से कल से क्लास होगी तो आइएगा। एंड पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बहुत ज़रूरी है
क्योंकि देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक ही चीज़ है, आपको कंप्लीट नॉलेज जो भी इन्वायरमेंट का है यहाँ पे मैंने दे दिया है। तो आप अपने एंड से एटलीस्ट इतना करें, अपने जो दोस्त सच में डिज़र्व करते हैं उनको ज़रूर दें। एंड भले थोड़े लोग देखें लेकिन आप में से आपके ज़िंदगी में अच्छा इम्पैक्ट हो इससे, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ा रिटर्न है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे एज यूजुअल। तो दोस्तों अनअकैडमी में जब भी आए यूज़ द कोड KC10, क्योंकि इससे सिर्फ 10% ऑफ नहीं है, बेस्ट मेंटरशिप मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।